और हिंदुस्तान की जो छवि है ना, वो आप हैं, हम सब हैं। ग्रेट। और दोस्तों, समाज तब तक नहीं बदलेगा जब तक आप अपने आप को खुद ना बदल दें। बिल्कुल। मेरे सीनियर्स जब कारगिल की बात करते हैं, मेरे सीनियर्स से जब मैं सुनता हूँ कारगिल के बारे में, तो अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं तो उस टाइम पे फौज में नहीं था, मेरी बदकिस्मती है, आई विश मैं होता उस टाइम पे, तो मैं छोड़ता नहीं दुश्मनों को। ये बात तो है तय। मैं आज मौका मिला है भैया, कब से इंतजार था, आज दिखा दूंगा मैं। हैं? कितना दम है? If you think you're beaten, you are. If you think you dare not, you don't. If you like to win but think you cannot, there's almost a kinch you want. If you think you're outclassed, you are. You've got to think high to rise. You've got to be sure of yourself before you can ever win the prize. For out in the world we find success begins with a person's will. It's all in the state of mind. अब मैंने कहा वो परेड तो मुझे करनी है, हर हाल में करनी है। और मैं तैयार था कि अगर दोनों पाँव भी कटने पड़े, मैं भाई जब हम देश के सर कटाने को तैयार है, बिल्कुल सी बात है। तो भाई दोनों पाँव क्या है इसमें? Exactly. मैंने पेन किलर्स लिए थे भाई, दर्द को काटने वाली दवाएं, पेन किलर्स पे, और पूरी ताकत यहाँ से है भाई, बिल्कुल यहाँ से नहीं है। ये भाई साहब सोच रहे हैं हमारे लिए बोल रहे हैं, जी हाँ आपके लिए बोल रहा हूँ मैडम, आपके लिए भी बोल रहा हूँ मैं। तो पूरी ताकत यहाँ से। If you think you're beaten, you are. If you think you dare not, you don't. If you like to win but think you cannot, there's almost a kinch you want. If you think you're outclassed, you are. You've got to think high to rise. You've got to be sure of yourself before you can ever win the prize. For out in the world we find success begins with a person's will. It's all in the state of mind. Life's battles don't always go to the stronger or faster man. But sooner or later, the person who wins is the one who thinks he can. तो मैं कहा भाई मैं करूँगा। और मैं बताऊँ 26 जनवरी 2008 को जो मेरा सपना था वो पूरा हुआ, जब मैं राष्ट्रपति की आंखों में आंखें डाल के मैंने वो परेड कमांड करी। भाई जब हम राजपथ से गुजरे, फिर इंडिया गेट से हमको लेफ्ट लेना था, 14 किलोमीटर की मार्च थी लाल किले तक। अब कोई कैमरा, कोई ऑडियंस, कोई दर्शक हमको नहीं देख रहा था, किसी की निगाह नजर हमारे पे नहीं थी। और मेरे दोनों पाँव में हो रखे थे फ्रैक्चर। अगर मैं चाहता तो मैं अपनी जिप्सी में बैठ के आराम से टहल के आ जाता, है ना, कोई देख नहीं रहा। मगर मेरे को कौन देख रहा है? मेरे पीछे मेरे दस्ते, मेरे जो फोर्स के जो आदमी हैं, जो जवान है, वो तो देख रहे हैं अपने साहब को। बिल्कुल। उनके लिए, उनके दिल में मेरे लिए क्या इज्जत रह जाएगी अगर वो अपने कमांडर को देखेंगे कि भाई उन्हें हार मान ली। तो मैंने लगातार वो 14 किलोमीटर की मार्च कदम उठा के मार्च करी, लाल किले पहुंचा। लाल किले पहुंच के मैं चित हो गया, स्ट्रेचर मंगाया गया, एम्बुलेंस आई। अच्छा, उस दिन मेरी मंगनी होनी थी, 26 जनवरी 2008 को मंगनी तय थी हमारी। तो मेरे जो इन-लॉज हैं अभी, तो वो मेरठ से आए थे, रुके थे आर्मी मेस में। तो मंगनी जाहिर सी बात उस दिन नहीं हुई, अगले दिन हुई मंगनी मेरी, 27 जनवरी को मंगनी हुई। और वो एक सपना मेरा पूरा हुआ, और वो मेरी जिंदगी का एक मोमेंट है, मैं कभी नहीं भूलूंगा भैया। आप चले यूट्यूब पे मोहम्मद अली शाह परेड देख लीजिए, 28 सेकंड की क्लिपिंग है मात्र, आप शेयर भी जरूर कर लेगा वो। और आप देखेंगे कि भाई वो जज्बा, और कोई कहेगा नहीं कि वो फ्रैक्चर हो रखे बंदे को दोनों पाँव में। फिर फौज जब मैं छोड़ा था, शादी हुई नहीं, हमारी शादी हुई 2 महीने बाद, हमारी शादी हो गई है, 29 मार्च को शादी हुई हमारी। अगले दिन आज शादी हुई, उसी रात को, बल्कि अगले दिन, तो रात को शादी हुई। अगले दिन हमने फ्लाइट पकड़ी कलकत्ते के लिए, मेरा दाखिला हो गया था IIM कलकत्ता में। ओके। तो हनीमून कहाँ पे काटा?
हनीमून काटा हमने IIM कैलकाटा में। Okay. वहां से मैं मार्केटिंग में सीखी बहुत। मार्केटिंग क्यों? क्योंकि भाई अभी मैं फौज बैठ जाओ, अभी फौज छोड़ूंगा तो मैं बम्बई जाऊंगा, एक्टिंग करूंगा अपने चाचा की तरह, और अपनी जो कला है वो भी, उसकी मार्केटिंग कैसे करते हैं। और मैं ये सोचा कि भाई अब जब बॉम्बे आऊंगा तो हकीकत में पूरी फिल्म इंडस्ट्री में कोई हकीकत का फौजी नहीं होगा जो फौज में भी देश सेवा इसने करी हो और वो इंडस्ट्री में आया हो। फौज ने क्या क्या सिखा दिया। और मैं ये सोच के फौज में गया था कि फौज विल पे मी एंड ट्रेन मी इन martial arts, horse riding and polo, deep water diving, mountain climbing, rock climbing, hang gliding, adventure sports, water sport, parasailing, parajumping, paratrooping, you name it. And army will make you a gentleman for life. भाई इतने बार मैं गिरा जिंदगी में, पर हार नहीं मानी मैं। तो आप भी मत हार मानेगा। कई लोग हार मान जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, सोचते हैं मुश्किल वक्त आ गया है। फेलियर, फेल, FAIL, अनुराग भाई, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, end, I learned it from you. Okay. End. Yeah. endeavor or an effort never dies. No, next opportunity. Fear होता है ना, fear. Either face everything and rise, Exactly. or fear everything and run. खलील जिब्रान एक पोएट है, उन्होंने लिखा है फियर में, बड़ा खूबसूरत 4 पंक्तियां। Yes, please. It is said that before entering the sea, a river trembles with fear. She looks back at the path she has traveled, across the peaks of the mountains, the long winding roads, crossing forests and villages. And in front of it, it sees an ocean so vast that to enter seems nothing more but to disappear forever. But there is no other way. The river cannot go back. Nobody can go back. To go back is impossible in existence. The river now has to take the risk of entering the ocean, because it is now that fear will disappear, and the river will know it is not about disappearing in the ocean, but of becoming the ocean. Great. Exactly. भाई सोहनलाल द्विवेदी साहब मशहूर कवि हैं, उन्हें कविता लिखी थी जो कि हरिवंश बच्चन राय साहब के नाम से बहुत मशहूर हो गई सोशल मीडिया पे। क्यों? क्योंकि अमिताभ बच्चन साहब ने ये कविता कौन बनेगा करोड़पति की शूट में गई थी। Exactly. बहुत ही सुनी कविता। बाद में अमिताभ बच्चन साहब ने ट्वीट भी किया, क्लैरिफाई भी किया कि ये दरअसल कविता सोहनलाल द्विवेदी साहब की। Exactly. लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, Great. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल सही बात। एक नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों से 100 बार फिसलती है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना करता है। मन का विश्वास रगों में सांस भरता है। मेहनत उसकी आखिर बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां, सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। अरे मिलते नहीं सहजे मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। क्या बात है। असफलता, ये आपके लिए साहब, हाँ ये मुस्कुराया, शुक्रिया, मुस्कुरा तो लिए भैया कम से कम है। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। Yes. जब तक ना हो सफल, नींद चैन को त्यागो तुम। Yes. अरे संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ करे बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। Great. शुक्रिया। तो भैया लगे रहो, डटे रहो। और ये लोग हैं, मैं जानता हूँ देश प्रेम की हम सब में भावनाएं हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने कारगिल विजय दिवस मनाया, अभी 15 अगस्त मनाया हमने।
भाई माखनलाल चतुर्वेदी हैं, उन्होंने पुष्प की अभिलाषा लिखी है, बड़ी खूबसूरत पोएम। ये स्कूल में अक्सर आप लोगों ने पढ़ी होगी। एग्जैक्टली, पुष्प की। ये देखो, ये भी खुश हो गया, ये भी खुश हो गया। बैठो, अधिक खुश हो गया। सुनो, अब सुनो सुनो इधर पोएम। इसका नाम कैस्पर है भाई। कैस्पर, पोएम सुनो। हाँ, तो माखनलाल चतुर्वेदी साहब लिखते हैं, चाह नहीं मैं सुर बाला के गहनों में गूंदा जाऊं, चाह नहीं मैं प्रेमी माला में बिन प्यारी को रल जाऊं, चाह नहीं मैं सम्राटों के शफ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं मैं देवों के सर पर चढ़ूं भाग्य पर ढलाऊं, मुझे तोड़ लेना वन माली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। तो ये भावना होती है कि पुष्प की ये भावना है, सोचो। एग्जैक्टली, बिल्कुल शानदार जी। और जब आप सुना रहे हो ना, तो इसका एक अलग ही मजा है। एक्चुअली हम लोगों ने भी बहुत पढ़ा, ये हम लोगों के बचपन में, ये हमारे बुक में थी, बट फाइनली जब आपसे सुनने को मिल रहा है तो ये बड़ा मतलब एक जोश पैदा कर रहा है अंदर, शानदार। आप मतलब कैसे, आप एक अच्छे वक्ता भी हैं और सेना में भी रहे, फिर कॉर्पोरेट में भी आ गए, मतलब ये सारा बैलेंस आप कैसे करके रखे हुए? भाई मैं ऐसा मानना है, जहां चाय वहां रहा है। एग्जैक्टली। अभी आपसे एक सवाल भी मुझे पूछना था, लाइक कि यूथ्स को क्यों आना चाहिए आर्मी में, बट इतना कुछ आपने बताया, हमें लगता है कि लोगों को खुद ही समझ में आ गया होगा कि मुझे क्यों आना चाहिए, है ना? बट मैं चाहूंगा कि आप इस पे इनपुट जरूर दें कि क्यों आना चाहिए लोगों मैं कविता के जरिए पहले आपको, हाँ, बड़ी अच्छी सुंदर कविता है ये, दरअसल मेरी कविता नहीं है, मैंने नहीं लिखी है, ये इंटरनेट पे मिल गई थी मेरे को, कोई आई थिंक मेरे ख्याल से कोई मिस्टर बी कुमार है, उन्होंने लिखी है, बड़ी शानदार। थोड़े मैं अपने इम्प्रोवाइजेशन कर दूंगा इसमें, बुरा मत मानेगा बी कुमार जी अगर आप सुन रहे होंगे तो। We both left home at 18. You cleared the prestigious JEE. I cleared an entrance test of UPSC. You got through IIT. I got through NDA. You pursued your degree. I pursued my passion and underwent the most rigorous and the toughest training. Your day started at 9 and ended at 5. Mine started at 5 and went on beyond 9, which meant I had to stay up many a nights. You had your grand convocation ceremony with style. I had my passing out parade with pride. Best company took you and the best package was awarded. I was pipped with 2 stars on my shoulders, which I perceive is worth more than $1 million in the sky. You got a plum job. I got a way of life. You swore to yourself that you will make lots and lots of money. I took the oath which said, the safety, honor, welfare of your country comes first, always and every time. The honor, welfare and comfort of the men you command comes next. Your own ease, comfort and safety comes last, always and every time. You got to see your family every day. I just wished I got to see my parents soon. You celebrated festivals with lights, music and played with firecrackers. I celebrated festivals in bunkers with my comrades and brother-in-arms and played with my life along with real fireworks. We both got married. You got to see your wife every day. My wife just wished I was alive. We were both sent on our respective duties. You went on luxurious business trips. I went on the rugged line of control. We both returned. Both wives couldn't control the tears, and you wiped hers, but I couldn't. You hugged her, but I couldn't, because
My bullet-ridden body was lying in the coffin with medals on my chest, and the coffin was wrapped with a tricolor. My way of life ended. Yours continued. We both left home at 18. I became a martyr and became immortal. Because martyrs never die, they become legends and live in our hearts and minds forever. How can a man die better than facing fearful odds for the ashes of his fathers and the temples of his gods? When you go home, tell them of us and say, for your tomorrow, we gave our today. तो भैया अगर एक आपको अच्छी जिंदगी चाहिए ना, if you want a way of life, फौज। अगर आपको नौकरी चाहिए तो मत आइए फौज, तो आप नौकरी करिए। और ये कविता कह रहे कि ये मैं किसी प्रोफेशन को डिमीन नहीं कर रहा हूँ, सब प्रोफेशन अच्छे हैं, किसी का कंपैरिजन भी नहीं कर रहा हूँ, सब अपनी जगह बड़े अच्छे हैं। मैं सिर्फ यूथ को मोटिवेट कर रहा हूँ कि अगर फौज में आना है तो इसलिए आइए कि आपको वो जज्बा जुनून वो आपके अंदर आ गए हैं कुछ कर दिखाने की है। नौकरी समझ के मत आइए। बिल्कुल सही बात है, नौकरी समझ के आनी है तो बहुत सारे ऑप्शंस है, यू चूज सम ऑफ देम एक्चुअली। बिल्कुल बिल्कुल। बट अगर आपके अंदर वो जो जुनून, वो पागलपन, वो जज्बा जो आप में देखने को मिल रहा है जब आप बात कर रहे हो तो लग रहा है कि मतलब मजा आ रहा है एक अंदर से, आई एम लाइक यार अब तो बस ये वाली सीन हो रही है। और नो डाउट सच में आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगर आना है फौज में तो वो जज्बा, वो जुनून, वो पागलपन लेकर के आइए, कुछ कर गुजरना है, एक अच्छी जिंदगी पानी है, एक बहुत ही शानदार लाइफ जीनी है जिसको कह सकते हो सच में जिंदगी जीनी है, तो फौज आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। सर यहाँ पे एक चीज और कि फौज की बात आती है तो वहाँ पे युद्ध की बात आती है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि कभी क्या आपको वॉर लाइक सिचुएशन फेस करनी पड़ी, कभी उस तरीके के एक्शंस में आप इन्वॉल्व हुए? जी, आपका सवाल बहुत ही दुरुस्त है। ये अक्सर मेरे से पूछा जाता है कि भाई सर आप फौज में रहे हैं, क्या आपने कभी किसी को मारा है, ये पूछते हैं। और मैं कहता हूँ भाई ये सवाल का जवाब तो मैं नहीं दूंगा, कभी दूंगा, ये मेरे तक सीमित रहेगा। मगर जो आपकी बात रही, जी हाँ बिल्कुल, देखिए 2 साल गुजारे जम्मू कश्मीर में, 3 साल नॉर्थ ईस्ट में, तो मैं बहुत सौभाग्य था कि 5 साल जो मेरी शॉर्ट सर्विस थी फौज में, ट्रबल इलाकों में, मुश्किल इलाकों में मैंने सर्विस करी। तो ऐसी सिचुएशंस आई जहाँ पे हम पे फायरिंग हो गई थी और अब उस फायरिंग का तोड़ भी निकाला हमने, मगर वो अचीवमेंट नहीं है। सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि जब हम पे फायरिंग हुई और जब इनकाउंटर हुआ, मेरा एक भी जवान जो मेरे अंडर कमांड में था किसी कैजुअलिटी नहीं हुई। क्या बात है, मतलब ये बड़ी चीज है कि ये बहुत बड़ी, नो डाउट बिल्कुल सी बात है, ये बहुत बड़ी सफलता है। बिल्कुल, मैं किसी भी जवान की कोई कैजुअलिटी नहीं हुई वही मेरे अंदर। और ये मैंने कसम खा रखी थी कि भला ही मुझे कुछ हो जाए, मेरे जवानों को एक खरोच नहीं आएगी, और नहीं आई। जब बात कारगिल युद्ध की होती है तो उसमें मैं चाहता हूँ कि आपके क्या विचार है जब आप सोचते हो कारगिल युद्ध के बारे में, तो आपकी फीलिंग्स क्या होती है? और ये भी जानना चाहेंगे कि एक युद्ध का एक सिविलियन के माइंडसेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? भाई जो सिविलियन होते हैं, जो असली में आपने बहुत दुरुस्त सवाल करा, क्योंकि आप लोगों को वो शख्स बता देगा जो हकीकत में लाइन ऑफ फायर में रहा है, जिसने लीड किया है फ्रंट से, जिसने अपनी जान जोखिम में डाली है, एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा, अपने मुल्क को बचाने की। भाई पहली बात, जो युद्ध होता है, जो लड़ाई होती है, वो दिखने में फिल्मों में बड़ी अच्छी लगती है, शानदार, मजा आ गया, ना होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पहली बात तो जो आपको फिल्मों में दिखा रहे हैं, यकीन मत करिए, हकीकत अलग है उससे। और वॉर में कोई ग्लोरी नहीं है, अगर सोचते हैं बहुत ग्लोरियस है, नहीं है ग्लोरियस। भाई किसी को जान से मारना, लोगों को मरते हुए देखना, अपने करीबी भाई बंधु तुम्हारे सामने खून में लटपट पड़े हैं, तड़प रहे हैं, उनके चितड़े पड़े हैं, लोथे पड़े हुए हैं, कोई मजे की बात नहीं है। और हर युद्ध के बाद है एक माँ इंतजार करती है अपने बेटे का, एक बाप इंतजार करता है अपने बेटे का, एक बहन इंतजार करती है राखी बांधने के लिए अपने भाई का, एक भाई इंतजार करता है अपने भाई का, दोस्त इंतजार करता है अपने दोस्त का, पड़ोसी इंतजार करता है अपने पड़ोसी का। लेकिन आखिरी में जो पॉलिटिशियंस हैं, जो नेता लोग हैं, वो गले मिलते हैं। और एक फोटो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो गई थी,
जहाँ पे एक बच्चा एक टेबल के नीचे छुपा हुआ है? उसकी माँ बोल रही है उसको, बेटा द आर्मी हैज कम टू रिक्रूट यू, तुम लेने आई है फौज में भर्ती करने के लिए, तुम्हारी बहादुरी फेसबुक पे देखने के बाद। तो जो कीपैड वॉरियर होते हैं ना, चलाते हैं वॉर वॉर, भाई इनको दरअसल वॉर के बारे में मालूम ही नहीं है कि वॉर होती क्या है। हाँ ये बात जरूर कह दूं कि अगर हमें अपनी जान निछावर करनी पड़े, प्राण निछावर करे देश के लिए, हम अभी इस पल तैयार है, आप लोग भी तैयार है, हम सब तैयार है, है ना? मगर जब इतना ज्यादा खून खराबा देख लेते हो, कोई अच्छी बात थोड़ी है। कई लोगों को रात को सपने आते हैं, भयानक सपने, कई लोगों को, वो झेल नहीं पाते, दिमाग का संतुलन खो देते हैं। और महात्मा गांधी ने कहा था कि एन आई फॉर विल मेक द नेशन गो ब्लाइंड। जब हम लड़ते हैं, भावना से बदला ले रहे हैं, अरे कोई बदला नहीं होता भैया। एक किताब है वॉर एंड पीस, लियो टॉल्स्टॉय ने लिखी है, उसमें चैप्टर 4 में पैराग्राफ 2 लाइन 2 में लिखा है, बीइंग पीसफुल इज बेटर देन बीइंग राइट। और कार्ल मार्क्स ने कहा था, इफ यू वांट पीस यू शुड प्रिपेयर फॉर पीस एज मच एज यू वुड प्रिपेयर फॉर वॉर। युद्ध की तो हम तैयारी करते हैं बिल्कुल, मगर अगर हमें शांति चाहिए, हम शांति की तैयारी नहीं करते। हमें चाहिए अमल शांति, हम कहेंगे बात भी करेंगे, उसकी तैयारी क्या करी भैया आपने? एग्जैक्टली, तैयारी युद्ध की हो रही है और आपको शांति चाहिए। ये बिल्कुल सच में विरोधाभास है यहाँ पे। मगर अगर दुश्मन, और मैं बताऊं, हम कहते हैं अपने देश के लिए मरने के लिए तैयार है, हम सब तैयार हैं, युद्ध में जाऊंगा, मर मिटूंगा देश के लिए। अरे क्यों मर मिटोगे भाई? मर मिटे तुम्हारे दुश्मन। आपका एम होना चाहिए दुश्मन को मार देना, खुद मरना नहीं, क्योंकि मर के किसी ने युद्ध जीता नहीं। दुश्मन को मारो, और अगर युद्ध में भी अगर हमारी जान जानी पड़े, हम तैयार हैं, हम बल्कि सदा अमर रहेंगे। मेरे सीनियर्स जब कारगिल की बात करते हैं, मेरे सीनियर्स से जब मैं सुनता हूँ कारगिल के बारे में, तो अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं तो उस टाइम पे फौज में नहीं था, मेरी बदकिस्मती है, आई विश मैं होता उस टाइम पे, तो मैं छोड़ता नहीं दुश्मनों को। ये बात तो है तय। मेरा आज मौका मिला है भैया, कब से इंतजार था, आज दिखा दूंगा मैं। हैं? कितना दम है। मेरे एक सीनियर थे फौज में, कैप्टन विजय थापड़, उनको वीर चक्र मिला था मरणोपरांत, मरने के बाद पोस्ट्यूमस। उन्हें खत लिखा था जब वो फाइनल अटैक पे जा रहे थे दुश्मन के पास, छोटा सा खत है। उन्होंने क्या लिखा था भाई, हो सकता है कि एग्जैक्ट वर्ड्स ना हो, मगर भावना हुई थी। उन्होंने लिखा था, माय लविंग पापा, मम्मी, ग्रैनी एंड बर्टी, बाय द टाइम दिस लेटर रीचेस यू ऑल, I would be observing you all from the skies, enjoying the hospitality of Apsaras. I have no regrets. In fact, if I were to be born again as a human, I would choose to join the army and serve my nation. Whichever organ needs to be taken should be taken and donated. Please donate some money to the orphanage and continue giving ₹50 to Ruxana every month. Papa, you must be proud. Mama, so must you. And please go and meet. The name is withheld. I loved her. Mama ji, please forgive me for anything wrong that I may have done. I hope the sacrifice of these brave men is remembered and inspires generations to come. I hope a photograph of mine is kept in the Alpha Company Mandir next to Karni Mata. Anyhow, it's about time I go and join my clan of Dirty Dozen. My assault party has 12 chaps. Live life king size. Yours, Robin. जय हिंद। ये खत लिख के उन्होंने बोला ये खत पोस्ट कर देना, और वो फाइनल असॉल्ट पे चले गए और उनको वहां पे वीर गति प्राप्त हुई। और जब ये खत उनके घर वालों को मिला होगा, आप सोच सकते हैं, मतलब उनके घर वाले को मिलना तो बात की बात है सर। अभी यहाँ जितने लोग सुन रहे होंगे, मैं सुन रहा हूँ, मतलब रोंगटे खड़े हो रहे एकदम। सच में वो सेंसेशन, वो फील, जो भी चीज़ें लिख रहे हैं, कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स एक्चुअली। सच में भाई कल हमारी गुफ्तगू हुई थी फोन पे, तो आपने ऐसे ही पूछ लिया मेरे से कि उस टाइम पे कि भाई आप फौज में थे, आपका सबसे मुश्किल वक्त क्या था? या एग्जैक्टली। तो मैं चाहता हूँ कि वो ही मैं आप हमारे दर्शक हैं उनको बताऊं।
भाई बात है सन 2003 की, असल बात है ये, नवंबर की बात है। मैं महज 23 साल का होगा उस टाइम पे, और मैं आपको बताया कि भाई मेरे कमांड के नीचे किसी जवान की कैजुअल्टी नहीं हुई, मेरे कमांड के नीचे। दोपहर को मैंने खाना खाया हमारे लंगर में, लंगर होता है जहाँ जवान खाते हैं, ऑफिसर नहीं खाते वहाँ पे, ऑफिसर मेस में खाते हैं, लेकिन मैं अपने जवानों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारता था, मैं ज़्यादा वक्त अपने जवानों के साथ ही गुजारा है। तो फौज में कहते हैं नो योर मेन बेटर देन देयर ओन मदर्स एंड केयर फॉर देम इवन मोर। जिनकी उनकी माँ उनको जानती है, उनको चाहती है, उनसे प्रेम करती हैं, आपके कमांड के नीचे जो है ना, उनको आप उतना ही चाहिए। Whereas at the raw age of 21, you could be commanding over 100 men who live and die by your word. आपने कहा था यूथ को कैसे मोटिवेट करोगे, बोलो। अरे 21 साल की उम्र में 100 लोग आपके हुक्म पे जिएंगे भी, सांस लेंगे और मरने को तैयार होंगे। ऐसी इज्जत, ऐसा अथॉरिटी कहाँ मिलेगी जिंदगी में? कहीं पे भी मिलेगी क्या? नहीं, कहीं नहीं मिलेगी। ये अथॉरिटी तो एटलीस्ट कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलने वाली। अच्छा, तो मैंने दोपहर का लंगर में खाना खाया, हमारे एक बहुत बहादुर जवान थे, उनके साथ यंग थे। उन्होंने बोला साहब मैं अगले महीने जा रहा हूँ छुट्टी पे शादी करने के लिए। उन्हें फोटो दिखाई अपनी मंगेतर की, कहा अरे तुम्हारी जोड़ी सलामत रहे, बहुत ही अच्छे हो तुम, दिखते हो ये हो। साहब घर पे बात करेंगे आप प्लीज साहब? उनको बड़ी खुशी हुई कि मैं ऑफिसर साहब से बात कर रहा हूँ। हाँ बात कराओ भाई, बहुत बात कराओ, बिल्कुल तुम्हारे घर वालों से बात करें। वो भी खुश, मैं भी खुश। रात को मेरे को मालूम ये पड़ा कि बॉर्डर इलाके पे थे, दुश्मन की फायरिंग हो गई थी, और ये जवान हमारे बीच में नहीं था। वही जिसके साथ मैंने दोपहर को खाना खाया, वही जिसके साथ मैंने बातें करी है लंबी लंबी, वही जिसके साथ मैंने वचन दिया था, वादा किया था कि मैं तुम्हारे गांव राजस्थान में झुंझुनू में आऊंगा। झुंझुनू चूरू सिक्कर से बहुत लोग आते हैं फौज में, मैं वहां पे आऊंगा और तुम्हारी शादी में होऊंगा, तुम्हारे साथ, तुम्हारे कंधे पे हाथ रख के मैं होऊंगा वहां पे। अब जिन्हीं घर वालों से मैंने दोपहर को बात की थी, अब रात के 8 बजे उनको फोन करना पड़ रहा है, उनको बोलना पड़ रहा है कि आपका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। आप तकलीफ सोच सकते हैं, मेरे को अभी तक याद है वो चीख पुकार उनकी माताजी की, और जो फोन गिरने की आवाज आई थी वो भी अब तक याद है मेरे को, ठट करके नहीं होता, और जो तमाशे हुए मैं अभी भी याद करता हूं, मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं सोच के। ये सबसे मुश्किल काम था मेरा जिंदगी का, फौज कहीं जिंदगी का। मतलब right now I can feel the pain actually your eyes have feel and I too can। सच में सबसे बड़ा कठिन वक्त रहा होगा, I can agree। मगर ये सब जिंदगी और मौत तो भाई हमको जीवन का हिस्सा है, हमको भाई जो भी दुनिया में आया है उसको एक ना एक दिन जाना है, वो तय है, उसका जाना तय, आना मालूम नहीं कब जाएगा, मगर जाना तय है। बिल्कुल सी बात। तो अक्सर मेरे भी बहुत चाहने वाले, बहुत करीबी दोस्त मेरे कोरोना वायरस में मैंने खोए उनको, सेकेंड वेव में खास तौर से। मगर भाई अब क्या करें, मेरी खुद की फर्स्ट कजन है, उनको आईसीयू में बेड नहीं मिल रहा था भाई, बच गई, शुक्र है, बहुत लोगों की दुआएं साथ में थी, तो आप जैसे लोगों की दुआएं साथ में थी तो बच गई। मगर जो हमने झेला और जो मेरे चाहने वाले मैंने खोए, हम जानते हैं अपने करीबों को जब खोने का दर्द, वो हमको मालूम है क्या होता है। अब जब युद्ध की बात हो रही है, पेन एंड सफरिंग्स की बात हो रही है, तो अभी फिलहाल अफगानिस्तान के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान में कहीं ना कहीं कुछ इसी तरीके के माहौल अभी बने हुए हैं। तो ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, और मतलब इसका क्या रिजल्ट होने वाला है, आपकी क्या राय है इस पर? भाई हमको पहले ये समझना पड़ेगा, जब एंग्लो अफगान वॉर हुई, जो अफगान रशियन वॉर जो कहते हैं, ये दिसंबर 1979 से लेके फरवरी 1989, तकरीबन 9 साल 2 महीने और जोड़ दिए ना, तब तक चली। तो अमेरिका की उस टाइम पे दुश्मनी थी सोवियत यूनियन, रशियंस, उनसे। तब ये यूएस, अब ये
रशिया उस टाइम पे थी। तो अमेरिका ने सोचा कि ऐसी फौज तैयार करी जाए जो रशियन के खिलाफ लड़ सके। तो इन्होंने अफगानिस्तान से ही वो फौज तैयार करनी शुरू करी और उनको लड़वाया रशियन से। ये थे मुजाहिदीन, जिनको कहते हैं होली वॉरियर। तब उसामा बिन लादेन, जो बाद में मशहूर हुए, बताऊंगा बाद में, जो एक सिर्फ एक महज मुजाहिदीन थे, होली वॉरियर से कहते हैं। मगर फिर क्या, और अमेरिका ने ही वो फौज तैयार की थी, ट्रेन की थी। मगर सन 2001 में 11 सितंबर 2001 में उसामा बिन लादेन ने क्या करा, अलकायदा घूम फिर के ट्विन टावर्स पे वार किया, उनको उड़ाया, पेंटागन पे वार किया, सुसाइड हमले करे। तो यानी कि जो सांप को पालेगा वो सांप उसको घूम फिर के डसेगा। बिल्कुल सी बात। अब हुआ यूं, सन 2001 में अमेरिका ने, जब उसामा बिन लादेन ने, ये था दूसरा ऐसा हमला अमेरिका पे, किसी की हिम्मत हुई हो अमेरिका पे हमला करने की। एक तो हुआ था 1940 पर्ल हार्बर, 1940s में हुआ था ये, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, जब जापान ने हिम्मत जो की थी अमेरिका पे वो बॉम्बिंग करने की। अब जापान में भी बहुत हिरोशिमा नागासाकी, उसके अभी तक आफ्टर मार्क्स, अभी तक लोगों पे वो इफेक्ट आते हैं। उसके बाद फिर अमेरिका ने लॉन्च करा वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। उन्होंने ट्रूप्स भेजे इराक में, लिबिया में, अफगानिस्तान में। भाई इराक में तो उनको कुछ नहीं मिला, तो उन्होंने सद्दाम हुसैन को फांसी लगा दी, जिनका कोई ताल्लुकात नहीं थे, ना उसामा बिन लादेन, ना अलकायदा, ना तालिबान, कुछ लेना देना नहीं था, क्योंकि वो कर सकते थे, वो ताकतवर थे, उन्होंने किया। लीबिया में जनरल गद्दाफी को भी उन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया। इनको उसामा बिन लादेन मिला खोजने के बाद, अफगानिस्तान में बम्बार्डमेंट शुरू करी हर जगह पे। इनको कहाँ से मिला? पाकिस्तान से। पाकिस्तान श्रेय दे रही थी उग्रवादियों को, उसामा बिन लादेन वहां से मिला। अब जब उसको मारा, उसका जब बरील किया, वो बरील इन सी, यानी कि अगर वो कब्र डालते कहीं पे, क्योंकि पाकिस्तान वाले आईटी में बहुत अच्छे हैं। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं, इंटरनेशनल टेररिज्म। ये आई वाज लाइक कि आईटी में बहुत अच्छे, आई वाज कंफ्यूज्ड, ओह माय गॉड, मतलब आई गॉट इट नाउ, सीरियसली देयर इज नीड टू बी यस। तो अच्छा, अगर वो उनको वहां पे दफनाते तो वहां पे उन पे कोई मज़ार बन जाती, या कोई जैसे कि सूफी सेंट्स की होती है ना, तो उस तरीके से उनको बरील इन सी मिला। अब यूएस अभी तक अफगानिस्तान में थी, तालिबान से लड़ रही थी वहां। तालिबान वाले में ना, मैं बताऊं, बहुत बहादुरी है। हाँ, कहां तक सीमित है वो बहादुरी? जो निहत्ते होते हैं ना, निहत्तों पे वार कर देंगे वो। महिलाओं पे पकड़ के उनको एक कोड़े मार दिए, निहत्तों पे गोली चला दी, बच्चों पे बहुत बहादुरी दिखाते हैं। बच्चों को गोली मार दी, चाकू छुरी से मार दिया, किसी अनजान बेकसूर को सूली पे लटका दिया सरेआम, हैं, और दिखा दिया बड़े मार्केट में आया, हम इतने बहादुर हैं। भाई 27 सितंबर 1997 में इनके राष्ट्रपति थे डॉक्टर मोहम्मद नजीबुल्लाह, जो यूएन ऑफिस में श्रेय ले रहे थे। इनको यूएन ऑफिस से घसीट के इनको सूली पे लटकाया, इनको एग्जीक्यूट किया, और भले लैंप पोस्ट पे। आप समझते कितना जंगली पंचायत, कितना जंगल राज होगा वहां पे, और सारे आम सबको चाहिए, सब देखे। उनके राष्ट्रपति को चढ़ाया उन्होंने, राष्ट्रपति को। अगर आप म्यूजिक सुनेंगे तो कान काट दिए जाएंगे, आप म्यूजिक क्यों सुन रहे हो? मतलब ये जिसको कह सकते हैं अनपढ़ जाहिल गंवार टाइप की इनकी हरकतें हैं वहां पे, बहुत ज्यादा बेहद। और इनके पास ताकत नहीं है किसी भी फोर्स का मुकाबला करने की, ना। फोर्स आएगी तो भैया दब के डुब के कहीं छुप जाएंगे ये। यूएस ट्रूप्स आएंगे तो भैया भाग गए। अलकायदा को टोरा बुरा रेंज ऑफ द माउंटेन वहां भगा दिए। अब क्या हुआ, तालिबान 1994 में ये पैदा होना शुरू हो गया था कंधार से। अफगानिस्तान में जगह है कंधार, वहां से जहाँ पे हाईजैकिंग हुई थी ना, देखिए 1999 में, 24 दिसंबर 1999 में, जब त्रिभुवन एयरपोर्ट नेपाल काठमांडू से जहाज चला था,
और ये दिल्ली आ रहा था एक्चुअली, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसको अमृतसर ले जाया गया, फिर वहाँ से पंजाब, वहाँ से फिर पंजाब से लाहौर पाकिस्तान ले जाया गया, वहाँ से फिर यूएई ले जाया गया, फिर वहाँ से अफगानिस्तान कंधार लाया गया। तब मौलाना मसूद अजहर 3 टेररिस्ट को रिहा करने की डिमांड थी। इनमें सबसे मशहूर मौलाना मसूद अजहर और मशहूर हुए बाद में। और हमारी सबसे बड़ी गलती थी, हम चारा था नहीं कुछ, अपने लोगों की बलि क्यों चढ़ाए, रिहा करना पड़ा। तो अजीत डोवल साहब थे जो अभी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि कंधार में एयरक्राफ्ट जहाँ पे हाईजैक है, वहाँ पे आईएसआईएस के, आईएसआई पाकिस्तान की जो है एजेंसी, उनके ऑफिसर थे वहाँ पे, वो भी मिले हुए थे। मतलब एग्जैक्टली उनका बहुत अहम रोल था दरअसल एक तरीके से नेगोशिएट करने का। तो हमारे अच्छा खैर, अगर तालिबान 94 में मौलाना मोहम्मद उमर और मौलाना मोहम्मद गनी ब्रादर, मौलाना मोहम्मद गनी ब्रादर को ये नाम ब्रादर जो है, ब्रदर ब्रदर भाई, ब्रो हाउ यू ब्रो, ये मौलाना मोहम्मद उमर ने दिया था। और सन 1996 में इनके पावर में आए तालिबान, और 97 में तो इन्होंने अपने राष्ट्रपति को सूली पे चढ़ा दिया, वो अलग बात। अब 2001 में यूएस ने वॉर अगेंस्ट टेररिज्म लॉन्च कर दी। फिर हुआ यूं कि 2013 में मौलाना मोहम्मद उमर जो फाउंडर थे तालिबान के, इनकी डेथ हो गई, इनका इंतकाल हो गया। तो इनके जो बेटे थे मौलाना याकूब, जो अभी 31 साल के हैं, 91 की पैदाइश है, तो आप हिसाब साहब ये और यंग होंगे, जाहिर सी बात। तो इनके जो डेप्यूटी थे और इनके राइवल भी थे एक तरीके से, तो ऐसा कहा जा रहा था कि जो अख्तर मंसूर जो डेप्यूटी थे इनके आग राइवल, इन्होंने इनकी हत्या कराई है, क्योंकि ये पावर में आना चाहते हैं, ये इनकी पोजीशन लेना चाहते हैं। तब मौलाना याकूब साहब ने निकल कर आए और बोले कि नहीं, इनके फादर की जो डेथ हुई वो नेशनल तरीके से हुई है। फिर जुलाई 2014 में अख्तर मंसूर को इलेक्ट कर दिया गया एज अ तालिबानी चीफ। तो ये चीफ बन गए। सन 2016 में यूएन की ड्रोन स्ट्राइक, ड्रोन यूएवी जो अपने शादियों में देखे होंगे आपने, उड़ते हैं कैमरा लेके, वैसे ड्रोन स्ट्राइक में इनको मार दिया। अब इनके डेप्यूटी थे मौलाना हिबतुल्ला अस्कुंजादा, जो अभी फिलहाल में हाल ही में तालिबान के चीफ हैं। तो मौलाना हिबतुल्ला अस्कुंजादा चीफ बन गए। और मौलाना अस्कुंजादा जो है ना, वो मिलिट्री कमांडर कम रिलीजियस टीचर ज्यादा है। इनका खुद का जो बेटा है, सन 2017 में वो सुसाइड बॉम्बर था, फिदा जिसे कहते हैं। सन 2017 में इसने अफगान मिलिट्री पिकेट, सिक्योरिटी पिकेट पे हमला करा था और वहां पे मारा गया, सुसाइड बॉम्बिंग। और जितने भी जब रिलीजियस फंक्शन होते हैं तो तकरीरें करना और फतवे जारी करना, और तो उनमें ज़्यादा इनकी रुचि रहती है, ज़्यादा रोल इनका वहाँ पे है। अब मौलाना अस्कुंजादा लीडर बन गए तालिबान के। और जो मौलाना अब्दुल घनी ब्रदर जो थे, जिनकी शादी हुई है मौलाना मोहम्मद उमर की सिस्टर से, उनको सन 2001 में ही जब यूएस आई थी, अफगानिस्तान से बैनिश कर दिया, एग्जाइल समझते ना, बनवास। तो उनको निकाल दिया गया अफगानिस्तान से। तो ये चले गए कतार, दोहा, पाकिस्तान, अलग अलग जगहों पे रहे। अभी हाल ही में, अभी 10 दिन पहले भी नहीं हुए, 10 दिन में वो लौट के आए हैं वापस अफगानिस्तान। अब ये है कि अफगान तालिबान ने जब 15 अगस्त के बाद जब वहां पे कब्जा कर लिया काबुल में, तो अब ये बताइए, अशरफ घनी जो राष्ट्रपति थे, अशरफ घनी जो भाग गए थे बहुत सा मनी लेकर और बन गए बहुत धनी। अशरफ घनी यूएई गवर्नमेंट ने बोला है कि आप और आपका परिवार हमारे साथ रह सकता है, वो महफूज रहेगा, हम वेलकम करते हैं, ठीक है। चले गए। वो कहते अगर मैं यहाँ से नहीं भागता तो मेरा भी वही हशर होता जो मोहम्मद नजीबुल्लाह का हुआ था। बिल्कुल सही बात। लेकिन ये कहने की बात है, वो दरअसल कुछ एक, मैं तो मेरा ऐसा मानना है, एक डील हुई थी, कोई एक टाइप हुआ था। ऐसा कैसे हो सकता है कि अफगान आर्मी, जिसको इंडियन आर्मी ने ट्रेन किया काफी हद तक, अमेरिकन आर्मी ने ट्रेन किया काफी हद तक,
वो आर्मी लड़ेगी ना, और एक गोली फायर नहीं हुई भाई अनुराग भाई। अगर गोलियां फायर होती, मुठभेड़ होती और फिर हारते, मैं मान सकता हूं, हाँ बिल्कुल भैया बिना लड़े ही आप हार। आपने काबुल छोड़ दिया मिलिट्री ने, और तालिबान आके वहां बस गई प्रेसिडेंशियल पैलेस में, गवर्नर हाउस में। आपने वीडियो देखे होंगे व्हाट्सएप पर वायरल हुआ, खाना बैठ के खा रहे जंगली उधर हैं। अपू घर में ऐसे आते हैं ना, अपू घर ऐसे वैसे वहां पे फन पार्क में खेल रहे, जिम्नेजियम में कर रहे हैं। देखिए बात ऐसी है कि हमको ये भी समझना पड़ेगा कि तालिबान जो है ना, कहते हैं अब ये बदल चुका है। अब किस तरीके से बदल चुका है मैं आपको बताता हूँ। भाई 20 साल से ये गुफाओं में नहीं थे, इनकी आदत बन चुकी है एसी में रहने की, अच्छे कपड़े पहनने की, अच्छा खाना खाने की, इंग्लिश बोलने की, इंटरनेशनल कम्युनिटी से मिलने की, बाहर विदेश घूमने की, पैसे आने की, नए नए गैजेट्स देखने की। अब गुफाओं में जो आदिवासी थे, जो आदिवासी नहीं, जो अर्ली मैन जो थे पैलियोलिथिक एज में, वो शिकार करते थे पत्थरों से, तीर कमान से, फिर इम्प्रूवमेंट हुआ ना। अब तालिबान वो वाला तालिबान नहीं रहा, अब ये मॉडर्नाइज हो गया। अब इनकी पीआर मशीनरी और तगड़ी हो गई। जो हाथी के दांत होते हैं ना, वो दिखाने के अलग होते हैं और खाने के अलग होते हैं। तो कहने के लिए तो भाई हम बदल चुके हैं, हम शरीफ हो चुके हैं, बट है वही। अब उनकी बात पे भाई एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अगर आप कह क्यों रहे हो भाई, तो अब तालिबान अब एक अच्छा एक नई जैसे वेरिएंट होते हैं, कोरोना वेरिएंट होते हैं ना, एक ब्लैक फंगस आ गया, डेल्टा वेरिएंट आ गया, ये वेरिएंट वो वेरिएंट, वैसे ही अब इनके अंदर भी तरह तरह के वेरिएंट आने लगे। आप देखिए कि ISIS के बारे में सुना होगा आपने, ISIS खुरासान, ISIS के आपने सुना नहीं होगा पहले, अभी बड़े चर्चा में ISIS के। तालिबान, तहरीक तालिबान क्या होता है भाई, हमें सुना तालिबान वेरिएंट्स आ गए, वेरिएंट्स। पाकिस्तान कहती है गुड तालिबान बैड तालिबान। अरे गुड तालिबान बैड तालिबान क्या होता है? पाकिस्तान का ये कहना है कि जो बैड तालिबान है उनके लिए, उसको हिंदुस्तान कंट्रोल करता है। भाई इससे बढ़कर मजाक नहीं समझ सीरियसली, ठीक है। और जो उनके लिए बैड तालिबान है, वो उनका जो गुड तालिबान है उनको सपोर्ट करेगा। आपको लॉजिकली समझाता हूँ। अब जो तालिबान है वो धीरे धीरे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर सीख रहा है चाइना से, जो कि नजर गाड़ी हुई है अफगानिस्तान में। क्यों? क्योंकि चाइना ने अब इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है पाकिस्तान में, कॉरिडोर में, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, और अफगानिस्तान में नजर गाड़ी हुई है कि भाई वहां पे अपनी एक कॉलोनी स्टैब्लिश कर ले, यानी कि अफगानिस्तान के अंदर ही चाइना का एक हिस्सा चाइना का होएगा, और अफगानियों को अनुमति नहीं होगी उन्हीं के इलाके में वहां आने की कॉलोनी। समझ गया? जैसे कि हिंदुस्तान में गोवा कॉलोनी थी, पौंडीचेरी कॉलोनी थी, फ्रेंच के लिए, डच के लिए, और वहाँ पे बेसिकली मतलब सब वो जो अपने आप को इलाइट मानते थे, वो आपके घर में मैं एक कमरा ले लूं, आपके घर में घुस के, और वो कमरा मेरा होगा आपके घर में, घर आपके कमरा मेरा है, कमरे में नहीं आया वो। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब चाइना नजर गाड़ी भी है अफगानिस्तान पे, और अफगानिस्तान सीख रहा है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कि चाइना जो है दिखावे में बहुत यकीन करती है, वो किसी भी हद तक जाएंगे दिखाने के लिए। बिल्कुल। वो ना एक फेक ढांचा तैयार कर देंगे जहाज का भी, और रख देंगे ताकि सैटेलाइट से दिखे, अरे इनके पास पावर है, जहाज है। चाइना ये करती है। तो जो लोग सोचते हैं कि चाइना बड़ी ताकतवर है, ये वो आधा प्रोजेक्शन है। अब अफगानिस्तान ने आपको याद होगा 3 हफ्ते पहले कहा था कि हमने 85% अफगानिस्तान पे कब्जा कर दिया है, काबुल पे भी। भाई अगर ऐसी बात होती तो मेरे को ये बताओ, जो अफगानिस्तान का राष्ट्रपति था उस टाइम पे, अशरफ घनी, वो अफगानिस्तान में क्या कर रहा था? अमरुल्ला सलेह जो वहां का उपराष्ट्रपति था, वो काबुल में क्या कर रहा था? सही बात। अब्दुल्ला जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक तरीके से उन्होंने इलेक्शन में लड़े थे, वो वहां पे क्या कर रहा था? सही बात। हामिद करजाई जो पूर्व उनके राष्ट्रपति थे, उनके नाम पे एयरपोर्ट भी है काबुल में, वो क्या कर रहे थे काबुल में? सही बात। अहमद मसूद जो कि अहमद शाह मसूद के बेटे हैं, जो कि पंशीर के शेर, पंशीर जो जगह है अफगानिस्तान में, ये दरअसल 150 किलोमीटर नॉर्थ पे है काबुल के। और वो जो इलाका है तब पहाड़ी इलाका है, वहां पे बर्फ होती है, अभी भी थोड़ी थोड़ी बर्फ है वहां पे।
वो मिलिट्री को कैप्चर करना एक दिन में बहुत मुश्किल काम है किसी भी मिलिट्री के लिए। और ये लोग कहते हैं कि भाई हम अभी इन्होंने बोला, अभी कल की बात है, तालिबान ने बोला हमने उस पर कब्जा कर दिया है, और अहमद मसूद कहते हैं दिन में सपने देखना बंद कर दो भैया, झूठ बोल रहे हो। लोग कहते हैं तुम खुल के बोलते हो उनके बारे में, तुमको डर नहीं लगता? डर क्या भाई, हमें जब फौज नहीं डरे भैया, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इनकी बहादुरी में समझाया ना, इनकी बहादुरी पहले ही बता चुके हैं, वहीं तक है, बस वहीं तक है सच में। अभी आज सुबह को मैं लाइव था न्यूज़ एक्स पे, बता कि यूएस की ट्रूप्स विड्रॉ हो चुकी है अफगानिस्तान से, और यूएस काफी इक्विपमेंट, पैसा, हथियार छोड़ के गई है अफगानिस्तान के लिए, तालिबान के लिए। अब क्या वो जानबूझ के छोड़ के गई है या क्या वो जल्दबाजी में निकले हैं, क्या है? मैं बताता हूँ क्या है। देखिए, अगर आप दिल्ली से बम्बई शिफ्ट कर रहे हैं, आपका घर में फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, टीवी है, वैक्यूम क्लीनर है, एसी है, अब आप हिसाब लगाओगे अगर मैं इसको, ये पुराना भी हो चुका है आपका, अगर मैं इसको यहीं छोड़ दूं, अगर मैं बेचूं तो कुछ नहीं मिलेगा, या अगर मैं यहीं छोड़ दूं, ये ना असल में अमेरिका के लिए पतीले की खुरचन होती है ना, बीस चिल्लर, जिसको हम निकाल के फेंक सकते हैं, वैसा है। ट्रिलियन डॉलर्स अमेरिका ने खर्च कर रहे हैं पिछले 20 साल में, कई उनके सिपाही शहीद हुए वहां पे, ट्रूप्स। लेकिन अमेरिका को आप देखिए, उनका नेचर देखिए आप, अब वो छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, उनके लिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनको, सही बात। उन्होंने तालिबान को लिस्ट भी दे दी है, डिटेल्स दे दी है, डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए हैं कि जिन अफगानों ने अमेरिका को सपोर्ट किया था अमेरिकन आर्मी में तालिबान के खिलाफ, वो भी लिस्ट तालिबान को दे दी है। अब सोचिए उन बेचारों का क्या। सही बात है। जो एक तरीके से खबरी या उनकी बात कर रहे थे, उनकी तो मुश्किल वक्त आ जाएगी अफगानिस्तान में। नो डाउट। जो अमेरिकन नागरिक वहां बचे हैं उनका भी लिस्ट उनको मिली। अब यूएस ट्रूप्स तो निकल गई वहां से। बिल्कुल। अब आईएस के खुरासान, अच्छा, यूएस ने ये भी कहा था कि उन्होंने एक ड्रोन से, 2 दिन पहले की बात है, उन्होंने एक ड्रोन से आईएस के खुरासान के जो मास्टरमाइंड थे जिन्होंने काबुल हमने हमला किया था, उसको ड्रोन से मार दिया, और कोई नहीं मरा इस हमले में, कोई सिविलियन नहीं मरा, सिर्फ वो ही मरा बस। अच्छा, मैंने फौज में स्नाइपर भी चलाया है और ड्रोन्स भी ऑपरेट करे हैं। आपको याद होगा तकरीबन 2-3 महीने पहले जम्मू में सतवारी में एयरफोर्स बेस पे ड्रोन अटैक हुआ था, और ये ड्रोन अटैक असल में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से चलाया गया था और एक ऑल्टीट्यूड से गिराया गया था। इसका निशाना क्या था कि MI-17 जो जहाज है एयरफोर्स का, उसको उड़ाना, ताकि सनसनी खबर बन जाए और सनसनीखेज, और निशाना चूक गया इनका। इसकी 2 वजह हो सकती है। पहली वजह एग्जीक्यूशन पुअर था, दूसरी वजह जो हवा चलती है, फिजा, भाई हम फ्रिस्बी फेंकते थे, फ्रिस्बी भी कई बार फ्लाइंग डिस्क, हवा, तो फिजा उनका साथ नहीं दिया, तो निशाना चूक गया है। अब यूएस का कहना ये है, उन्होंने ड्रोन ऐसा मारा कि केवल, अब और अफगानिस्तान में सोशल डिस्टेंसिंग आप देख रहे हैं कि धज्जियां उड़ी हुई है। बिल्कुल सी बात है, और ऐसा निशाना मारा कि उस टारगेट पे एग्जैक्टली उसी बंदे को मारा। नेक्स्ट इम्पॉसिबल। खुदा ना करे यहाँ पे अगर ड्रोन अटैक हुआ तो आपको कुछ हो गया, मेरे को हो गया, आपको नहीं होगा। वो भी ड्रोन अटैक में, बिल्कुल सी बात। और वो भी मास्टरमाइंड जो कि कमांडर होगा उनका, बिना सिक्योरिटी के, वो अकेला, मतलब अपने प्राइवेट रूम में वीआईपी लॉन्च में लॉन्च कर रहा होगा वो। सही बात। तो उससे ना क्रेडिबिलिटी लूज होती है इंसान की। बिल्कुल। बाद में ये बात सामने आई कि हाँ, महिला भी मरी है, बच्चे भी मरे हैं। बाद में यूएस ने एक सुसाइड बॉम्बर को भी मारा, परसों रात की बात, परसों शाम की बात। तो ये सब और जैसे वो निकले अफगानिस्तान से एयरफोर्स बेस से, बिना कोई नोटिस दिए, एक विड्रॉल की तरतीब होती है। एग्जैक्टली, प्लान्स होते हैं। इंडियन आर्मी ने भी सर्विस करी है श्रीलंका में, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स 1988 में। इंडियन आर्मी तो कोई छोड़ के नहीं है इक्विपमेंट, ना अपने कोई बंदे, ना कुछ, ना। एक विड्रॉल प्लान होता है, उस विड्रॉल प्लान के मुताबिक ही चीजें ऑपरेशनली, टैक्टफुली, मिलिटरीली की जाती हैं। यहाँ पे विड्रॉल प्लान कहा था। सही बात। तो उनकी क्रेडिबिलिटी काफी खोती है भाई। बहुत लोग इज्जत करते हैं यूएस की, उनके पे देखते हैं सुपर पावर ये वो, मगर अगर ऐसी हरकतें करोगे, मैं तो उनको कहूंगा छुछोरी हरकतें। बिल्कुल बिल्कुल कि भाई मैंने आपका इस्तेमाल करा है,
तब तक बहुत मस्का मारा है, काम निकल गया तो यार मैं नहीं जानता, मैं फोन ब्लॉक ही कर दिया, फोन उठाना बंद कर दिया मैंने, मेरे को मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं, बिल्कुल सी बात है, ये मतलब एथिकल नहीं है, कंप्लीटली रॉन्ग है। खैर सर, अब चलते हैं थोड़ा सा उन क्वेश्चंस पे जो सच में लोगों को इंस्पायर करेंगे। ऑब्वियसली ये पूरा टॉक इंस्पायरिंग होने वाला है, बट एक क्वेश्चन है हमारा। सर, आपके पिताजी भी डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, बाद में वो AMU के वाइस चांसलर भी बने। अभी जब आपके घर आया था तो आप मुझे दिखा रहे थे पूरे घर में फोटोग्राफ्स एंड ऑल, तो आपने एक जगह दिखाया मुझे कि ये जो अवार्ड है पापा को मिला था, बाद में आपको भी वही सेम अवार्ड मिला। तो आई जस्ट वांट टू नो कि पापा का आपके लाइफ में क्या इम्पैक्ट है, और अभी जब वो देखते हैं आपको इस लेवल पे, इस ओहदे पे, तो पापा का क्या रिएक्शन होता है एक्चुअली? भाई मेरे को तो बहुत फख्र है, नाज है कि मैं उनका बेटा हूँ, और अपने फादर को मैं देखता हूँ, जब अभी मैं इतना ऑ में हूँ, मैं उनको देखता रह जाता हूँ। कल उनके हाथ चोट आई थी, उनको 5 टाके लगे, मैं अस्पताल ले गया था, और एनेस्थीसिया लगा भी था, और वो बिना एनेस्थीसिया के उन्होंने टाके लगवा दिए। एनेस्थीसिया का इफेक्ट पूरा नहीं हुआ उस टाइम, मतलब और उफ भी नहीं करी। हीरो है जिंदगी के। 71 की लड़ाई का युद्ध लड़े हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ, एक दिखा रहे थे आप फोटोज में। हाँ, तो वो मेरे बॉस रह चुके थे फौज में, मैं उनके अंडर कमांड किया, मैंने ADC था उनका नागालैंड, तो वो मेरे आदर्श है। उन जैसा मैंने, भाई अगर सुपरमैन से ऊपर कोई है तो वो मेरे फादर हैं और कोई नहीं, ठीक है। अच्छा, हर एक फादर के लिए उनका जो बेटा जो होता है ना, कुछ भी कर ले समझिए ना, ये भी समझिए, बिल्कुल वो निकम्मा रहेगा हमेशा, बिल्कुल सी निकम्मा, यूसेस करवाना नहीं पड़े यार, यूसेस क्या है कद्दू, ठीक है। तो उनके लिए वो, मैं वो कद्दू निकम्मा, कुछ नहीं आता है, कुछ भी करके दिखा दो, ठीक है, कम है। तो ये है, अब उनको इम्प्रेस करना, हाँ भाई शख्सियत ही वो इतनी, तो ये है भैया उनके साथ, तो भाई वो एक इंस्पिरेशन है मेरे लिए, एक टावरिंग फिगर है, एक पर्सनालिटी है। सर, एक और बात, लाइक कि लाइफ में हर कोई कभी ना कभी कोई ना कोई रिस्क लेता है, और मुझे विश्वास है आपने अपने लाइफ में बहुत सारे रिस्क लिए होंगे, लेकिन एक वो रिस्क जिसके बारे में आप डिस्कस करना चाहें यहाँ पे, जिसके बाद आपकी पूरी जिंदगी बदल गई, लाइक मतलब ट्रांसफॉर्म हो गई, ऐसा कुछ? जी, जिंदगी का सबसे बढ़कर, सबसे जोखम होता है, सबसे बड़ा जोखम होता है, सबसे बड़ा रिस्क होता है कोई जोखम उठाना ही नहीं, वही सबसे बड़ा जोखम होता है। द ग्रेटेस्ट रिस्क इन लाइफ इज नॉट हैविंग टेकन अ रिस्क एट ऑल। तो फौज में एक ट्रेनिंग होती है जहाँ पे एक 9 फीट डिच कूदनी पड़ती है, आपको दूर जाना पड़ता है, रनअप से 9 फीट डिच है वो कूद के फांदनी पड़ती है। अगर वो फांदनी है आपने तो 5 फीट तो कुछ भी नहीं है ना, 9 फीट कर लिया आपने। तो जब मैं फौज के 5 साल शॉर्ट सर्विस कमीशन कंप्लीट कर रहा था, तो मेरे दिल में आया कि मैं परमानेंट कमीशन लेकर फौज में रहूं, लेकिन वो इरादा मेरा था कि भी 5 साल करूंगा और फिर मैं बाहर ही आऊंगा, फोकस्ड, कि मछली की आग नजर आनी चाहिए आपको, इंसान को चाहिए क्या जिंदगी से, वो क्लैरिटी ऑफ थॉट होना बहुत जरूरी है। तो वो एक जोखम था, एक तरीके से अपनी फौज की नौकरी छोड़ दा, अगर मैं चाहता तो मैं छोड़ी नहीं, मैंने कंप्लीट करी। लोग कहते हैं ना, अरे आपने फौज भी छोड़ दी, देखने का नजरिया है। मैं तो कहता हूँ मैंने छोड़ी नहीं, मैंने फौज ज्वाइन करी और उसका एक टेन्योर आपने कंप्लीट किया। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि आप जब शुरुआत हुआ था इंटरव्यू का, तो आपने वहाँ पे एक बात शेयर करा था कि आप अपने पिताजी से भी इंस्पायर्ड थे और आप अपने चाचा जी से, नसरुद्दीन शाह जी से भी इंस्पायर्ड थे। तो मतलब ये इंस्पिरेशन इतनी अधिक थी कि पापा जी का जो लेवल था, पापा जी जिस जगह पे थे वहाँ आप पहुँचे, और उसके बाद अब इस राह पे हैं कि जहाँ पे चचा जान नसरुद्दीन शाह जी है, वहाँ भी आप पहुँचेंगे, यू नो, और इतनी सारी मूवीज़ आपने करा, इतने फेम है आपको, तो ऑब्वियसली मैं तो मान के चलूँगा कि आपने सेना को छोड़ा नहीं, आपने वो जो एक कंप्लीट टेन्योर था उसे आपने कंप्लीट किया, आपने इस देश को सर्व किया। अब एक और सवाल आपसे होगा सर कि लाइफ में हर कोई कई बार सफल होता है, बट एक वो सफलता जो सबसे पहली बार उसे मिलती है, जिसके बाद मतलब उसको लगता है यार अब तो दुनिया फतह कर दूंगा, अब तो जंग जीत लिया मैंने, इसके बाद तो मजे ही मजे, वो कौन सी सफलता थी आपके लाइफ में? और आई एम श्योर कि आपकी आंखों में जो ओज दिख रहा है ना, आप सच में कुछ
शानदार मिलने वाला है यहाँ पे हमसे। भाई जब मैंने 26 जनवरी की परेड कमांड की थी उसके बाद मैंने कहा भाई यार अब सब ठीक है उसके आगे। और आज भी मैं कह रहा हूँ अगर मेरे लिए मैं बाकी की बात नहीं कर रहा, मेरे लिए पद्म भूषण पद्म विभूषण मतलब आप हाईएस्ट अवार्ड निकाल दिए, वो जो क्षण था ना कि राष्ट्रपति की आंखों के आंखें डाल के मैं सलामी दी। मेरे पेरेंट्स थे, मेरे भाई बहन थे, मेरी वाइफ उससे मेरी मंगेतर थी, वो थी ऑडियंस में, मेरे इन-लॉज जो भी होने वाले इन-लॉज थे वो थे, मेरे दोस्त लोग थे। भाई वो पल मैं जिंदगी कभी नहीं भूलूंगा, वो रोंगटे खड़े करने वाला पल है। आप यूट्यूब पे देख लीजिए, आप देख लीजिए, अभी यहाँ से देख रहे हैं आप, वो वाला फोन ले लिए, वो वीडियो इसमें मैं अटैच करूंगा, वो बिल्कुल यहाँ पे देख पाएंगे। A unique feature of the BSF using camels. We have the Assam Rifles marching contingent led by Major Mohammad Ali Shah. Flying salute to the President, Major Mohammad Ali Shah. Sentinels of the Northeast. They have won 3 Ashok Chakras along with numerous other locals. Exactly. मतलब सच में वो शानदार है, आपका वो टशन, वो जज्बा मतलब देखते बनता है उस वीडियो में। यहाँ पे हम चाहेंगे कि आप ये जरूर शेयर करें कि आप इंडिया को किस रूप में देखना चाहते हैं, व्हाट सॉर्ट ऑफ इंडिया यू वांट, इंडिया ऑफ योर ड्रीम एक्चुअली, प्लीज। ठीक भाई, रविंद्रनाथ टैगोर की कविता है जो हम लोगों ने, कई लोगों ने स्कूल में पढ़ी होगी। Where the mind is without fear, the head is held high. Where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. Where tireless striving stretches its arms towards perfection. Where the clear stream of reason has not lost its way into the grey desert sand of dead habit. Into that knowledge of freedom, my father, let my country awake. तो मैं देखता हूँ कि एक हिंदुस्तान जहाँ पे कोई भेदभाव ना हो, हम इकट्ठा एकजुट होके हम सब हिंदुस्तानी बन के रहें। कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई देखिए ना, धर्म पात जात पात ना, इकट्ठा और एक डिसिप्लिन के साथ, अनुशासन के साथ। मैं देखता हूँ एक हिंदुस्तान ऐसा जो पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली नेशन हो। मैं देखता हूँ कि हर एक हिंदुस्तानी की हर जगह जगह पे, विदेश में हर जगह इज्जत हो। मैं देखता हूँ एक ऐसा हिंदुस्तान जहाँ पे जब बोले गर्व से, हम सीना चौड़ा करके बोले भैया हम हिंदुस्तान से हैं, अरे नहीं आप हिंदुस्तान से हैं। मैं बताऊँ आपको हकीकत की बात, 94 की बात है तकरीबन, हम लोग गल्फ में थे और उस टाइम पे ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, इन्होंने मिस वर्ल्ड जीता था। हम उस टाइम पे हम गए थे, फिर वहां से सऊदी अरेबिया से फिर हम गए थे इजिप्ट। और जैसे हम इजिप्ट पहुंचे, लोगों ने बोला आप इंडिया से हो? ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, अमिताभ बच्चन। और हिंदुस्तान की जो छवि है ना, वो आप हैं, हम सब हैं। ग्रेट। और दोस्तों, समाज तब तक नहीं बदलेगा जब तक आप अपने आप को खुद ना बदल दें। अरे बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना, या आप बोलेंगे कि भाई मेरे करने न करने से क्या होता है, भाई बहुत फर्क पड़ेगा। करके देखिए, अगर दुनिया बदलना चाहते हैं तो पहले अपने आप को बदलिए। The society will not change unless and until you change your own self. तो मैं देखता हूँ ऐसा हिंदुस्तान जो कि सोने की चिड़िया कहलाता था एक टाइम पे, वो वापस आए। ग्रेट, थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग इन द शो। एक्चुअली अभी जो आप बातें बता रहे हो, मैं तो कहूँगा कि जितने भी लोग सुन रहे हैं, सर के कमांड समझ करके अपने ऊपर उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। नो डाउट मैं यहाँ पे बहुत कुछ सीखा हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस एपिसोड के जरिए ये लर्निंग्स बहुतों तक पहुँचे। इसमें आपकी मदद की ज़रूरत पड़ेगी और आप इसे शेयर कर दीजिए, लोगों तक पहुँचा दीजिए। आज के इस एपिसोड में सर के साथ यहाँ पे हम लोग विदा लेंगे और